यस टेकआउट कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे. टेकआउट इलस्ट्रेशन नंबर 53. टेकआउट इलस्ट्रेशन नंबर 53, पेज नंबर 6.95. क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर 17-18 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट. ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है. कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 17-18 a part of the machine was sold for 21,000 at a profit of 4,000. The company charged 3,000 depreciation on plant and machinery. Debentures were issued on 31st March 2018 at a discount of 10%. At a discount of 10%, interest of 9,600 paid on debenture and proposed dividend था last year 30%, current year में 25%. देखो अब इसका अपन को क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. स्टार्टिंग से देखते हैं. सबसे पहले शेयर कैपिटल है 2 लाख से 3 लाख की हो गई, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 1 लाख के शेयर्स इशू कर दिए. एंड इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपन लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल. इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख. उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 70 से 1,20,000 हो गया. तो अब क्वेश्चन में बता नहीं रखा इसके अंदर क्या इंक्लूड है. तो इन केस ऑफ साइलेंस अपन क्या मानते हैं कि इसके अंदर क्या इंक्लूड है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आपका आ जाएगा ऊपर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50,000. फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 8% डिबेंचर हैं. डिबेंचर क्या हो गए? 1,20,000 से 50 के हो गए, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 30,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स क्या करें? इशू करें. ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 30,000 के डिबेंचर्स इशू करें. अब पॉइंट नंबर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा था कि जो डिबेंचर इशू में 10% डिस्काउंट पे इशू है. तो कितना होता है? 30,000 का 10%. 30,000 का 10% होता है आपका 3,000, यानी डिबेंचर्स को इशू करने से कितना कैश रिसीव हुआ? डिबेंचर को इशू करने से 27,000 का कैश आपको क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपन लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर 27,000. और ये जो डिस्काउंट का खर्चा है इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ किया होगा. तो इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 3,000. ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा. उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 5,000 से 19 का हो गया. तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट. इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट. तो इससे क्या होगा? कैश का इनफ्लो होगा. इससे कैश का इनफ्लो होगा कितना? 14,000. उसके बाद है आपके क्रेडिटर्स 80 से 81,000 के हो गए. तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर. करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, यानी कैश का क्या होगा? इनफ्लो हो जाएगा कितना? 1,000. फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन. इसके अंदर क्या इंक्लूड है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो अपन क्या मानते हैं जब कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो कि जो लास्ट ईयर का है वो तो अपन ने पे करा है. तो जो पे करा है उसको तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिखेंगे. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर.
टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टैक्स अपन ने पे करा ड्यूरिंग द ईयर 60,000 कैश का आउटफ्लो होगा। और ड्यूरिंग द ईयर जो करंट ईयर का है वो अपन ने प्रोविजन बनाया ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है 80,000। उसके बाद है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1600 से 2000 का हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने 400 रुपीज़ का क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है फॉर डाउटफुल डेट। तो इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस। और नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब टेंजेबल एसेट, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब इस पर एडजस्टमेंट है तो उसका अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट में। तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना 2,23,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 2,43,000। फिर आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसका कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है कितना 40,000 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना 38,800। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कह रहा है पार्ट ऑफ मशीन वाज सोल्ड फॉर 21,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। अपन ने मशीन का कोई पार्ट बेचा कितने में 21,000 में, जिसको सेल करने से आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मशीन को सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट क्या आ जाएगा, ये आपका सेल ऑफ मशीनरी 21,000 और ऐसा करने से आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। फिर लिखा था कंपनी चार्ज 3,000 एज ए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, जब प्रोविजन अकाउंट ओपन होता है एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन है 3,000 का, बस और तो कुछ है नहीं। अब क्या बताया था मैंने आपको कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने एसेट को सेल करते हैं तो उस कंडीशन में जो एसेट आप बेच रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट है वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकलकर एसेट अकाउंट में जाता है। तो वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब इस एसेट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,200। तो ये क्या आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। ये आ जाएगा कि जो एसेट आपने बेचा है उस एसेट पर अब तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या निकल गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,200। ये प्रोविजन अकाउंट तो क्लोज हो गया। ये जो प्लांट एंड मशीनरी इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम है, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कितना 41,200 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है।
तो ये आ गया टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 41,200। ठीक है, अब इसका देखो कैश फ्लो में क्या होगा। सबसे पहले तो ये 4,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में अपन माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो 4,000 रुपीज़ की हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं। फिर ये 41,200 क्या है? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इट इज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 41,200। तो इससे क्या होगा? कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 21,000 की अपन ने सेल करी है, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की सेल करी है? 21,000। उसके बाद ये जो निकला था ये 3,000, ये आपका क्या है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना डेप्रिसिएशन था? 3,000, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, 1,20,000 से 1,30,000 के हो गए, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं मतलब परचेज करें, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना? 10,000। तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। इन्वेंट्री 1,25,000 से 1,41,500 की हो गई। वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो रहा है कितना? 16,500। ट्रेड रिसेवेबल, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसेवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेवेबल, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट करना है। इंक्रीज ही हो रहा है ना, हाँ, तो इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। फिर कैश बैलेंस है, तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इंटरेस्ट ऑफ 9,600 पेड ऑन डिवेंचर, तो इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना होगा? 9,600, तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। और ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 9,600। फिर है प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड का मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, केवल जो लास्ट ईयर वाला है उसी को कंसिडर करते हैं। तो लास्ट ईयर आपका जो प्रपोज डिविडेंड था वो 30% था, तो लास्ट ईयर आपकी शेयर कैपिटल कितनी थी? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपकी शेयर कैपिटल थी कितनी? अपन को क्या निकालना है? इक्विटी शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड। तो लास्ट ईयर जो डिविडेंड की रेट है वो 30% है, और लास्ट ईयर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के थे? 2 लाख के। कितने के थे? 2 लाख के। तो 2 लाख का 30%,
तो 2 लाख का 30% कितना होता है 60,000, यानी इक्विटी शेयर पे कितना डिविडेंड पे करना है 60,000 रुपीज़ का। तो अपन मानते हैं लास्ट ईयर ये जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था यही अपन ने इस साल क्या करा है पे करा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इक्विटी शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड हाउ मच 60,000, और ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। इक्विटी शेयर डिविडेंड इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 60,000। ठीक है, हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब ये एडलेस करने के बाद आपका क्या आ रहा है FFO फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है 2,02,000। इसमें ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद ये आ रहा है 1,86,400। तो ये आपका क्या रहेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स पेड अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,26,400। तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इसको एडलेस करेंगे अपन तो ये एडलेस करने के बाद आ रहा है आपका नेगेटिव का 30,200। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको अपन एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद आ रहा है 71,400। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद आ रहा है आपका 1,67,600। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर अपन यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 44,100। इसमें 44,100 अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,11,700। देख लाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आई बात? Now take out illustration number 54. Take out illustration number 54. Following is the balance sheet of
Humility Limited prepare cash flow statement. Debentures were issued on 1st April. The machine costing 70, accumulated depreciation 10, sold for 45. Machine costing 8 lakh was purchased. Interim dividend 11,000 has been paid. Proposed dividend 31st March का कितना था 20,000 and at the end of the year it is 13,000. ठीक है, अब इसका अपन को क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. थोड़ा नीचे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल है 32 लाख से 33 लाख की हो गई, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 1 लाख के शेयर इशू कर दिए. तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कितने शेयर इशू करें अपन ने 1 लाख के. रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड है, जनरल रिजर्व 2,80,000 से 3,50,000 का हो गया. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अपन ने जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करा है, कितना अमाउंट ट्रांसफर करा है जनरल रिजर्व में, कितना 70,000. उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,20,000 से 1,50,000 हो गया. तो यह आ जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना 30,000. उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर डिबेंचर्स हैं 15 लाख से 16 लाख के हो गए. तो इंक्रीज होने मतलब डिबेंचर इशू करें. एंड इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कितने के डिबेंचर इशू कर दिए अपन ने 1 लाख के. अब इसमें क्या लिखा था, डिबेंचर 1 अप्रैल 2017 को इशू हुए हैं, यानी डिबेंचर आपने बिगनिंग ऑफ द ईयर में इशू कर दिए थे. यानी ये जो 10% इंटरेस्ट है वो किस पे मिलेगा 16 लाख पे, क्योंकि ये जो डिबेंचर्स इशू हैं ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपने इशू कर दिए थे. एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यानी पूरे साल भर मेरे पास 16 लाख के डिबेंचर थे, तो 16 लाख का 10%, तो 16 लाख का 10% कितना होता है 1,60,000. इससे कैश का आउटफ्लो होगा. एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको ऐड कर देंगे 1,60,000. नेक्स्ट है ट्रेड पेबल. जो ट्रेड पेबल है 5,13,000 से 3,20,000 का हो गया ट्रेड पेबल. तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, यानी इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया. तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा 1,93,000. फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स. इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो लास्ट ईयर का जो है वो तो अपन मानेंगे पे कर दिया. तो यहाँ लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने टैक्स पे करा कितना 27,000 और 30,000 का अपन ने प्रोविजन बनाया टैक्स का. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 30,000. उसके बाद टेंजेबल एसेट्स हैं. टेंजेबल एसेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी है और प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका अकाउंट बनेगा.
असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 34,60,000 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 39,50,000। तो अब एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 कह रहा है मशीन है जिसकी कॉस्ट है कितनी, मशीन कॉस्टिंग ₹70,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस पर जो डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, यानी इस मशीन की जो बुक वैल्यू है या इस मशीन की जो WDV है वो कितनी है 60,000 है, और इसको अपन ने क्या करा सेल कर दिया, इसको अपन ने सेल कर दिया कितने में 45,000 में, लेस सेल, कितने में सेल करा 45,000 में सेल कर दिया। तो 60,000 की WDV की मशीन को 45,000 में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का लॉस हो रहा है, मशीन को सेल करने से आपको 15,000 का लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो ओपन है नहीं, तो असेट को सेल करा 45 में, तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू टेंजेबल असेट, तो टेंजेबल असेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल करा है 15,000 में, सेल करने से आपको कितने का 15,000 सॉरी कितने में बेचा था 45, इसको कितने में सेल करा है अपन ने 45,000 में सेल करा है, और सेल करने से 15,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे PNL में, तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट टू असेट, तो असेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 मशीन कॉस्टिंग ₹8 लाख वॉज परचेज, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अपन ने मशीनरी परचेज करी कितने की 8 लाख की। पॉइंट नंबर 3, 4 हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब मशीनरी इस असेट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 2,50,000, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्या डेप्रिसिएशन। आपको क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि रिमेनिंग असेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फिक्स्ड असेट्स, रिमेनिंग फिक्स्ड असेट और मशीनरी। ठीक है, अब इसका कैश फ्लो में क्या होगा, ये 8 लाख की मशीन आपने खरीदी है, तो परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी परचेज करिए 8 लाख की, तो इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद ये सेल करा 45,000 में, तो सेल ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितने में सेल करा है 45,000 में सेल करा है। 15,000 का ये लॉस हो रहा है, इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 45,000 और 2,50,000 का क्या लगाया डेप्रिसिएशन, 2,50,000 का क्या लगाया डेप्रिसिएशन, तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो नॉन कैश एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं, कितना है 2,50,000।
उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, टेंजेबल के बाद इनटेंजेबल एसेट, गुडविल है 50 से 40 की हो गई, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ भी चीज नहीं है इसके अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट ये किस में आएगा आपके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,000, ट्रेड रिसीवेबल 50 से 40 का हो गया, वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, यानी कैश का आउटफ्लो हो जाएगा 10,000। इन्वेंट्री 8 लाख से 6 लाख की हो गई, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इससे वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, इसका मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का इनफ्लो हो गया कितना 2 लाख। तो कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक किस में आएगा, कैश एंड बैंक आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश एंड बैंक का कितना 6,70,000 और क्लोजिंग है कितना 4,90,000, कितना हो गया ये 7 लाख, ये कितना हो गया 5 लाख। अब देखो पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इंटरिम डिविडेंड 11,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरिम डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड, कितना पे करा है इंटरिम डिविडेंड 11,000, इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड, कितना है इंटरिम डिविडेंड आपका 11,000। ऐसे प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का 20, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 13, तो 13,000 का डिविडेंड अपन ने प्रपोज किया है, तो इट इज़ अ, तो अपन क्या मानते हैं जो लास्ट ईयर डिविडेंड प्रपोज हुआ था वो अपन ने सब पे करा है, तो डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितना है लास्ट ईयर का 13,000, कैश का आउटफ्लो होगा, और इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख देंगे डिविडेंड पेड 13,000। हो गए सारे एडजस्टमेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 5,79,000, इसको एडलेस करेंगे तो ये आएगा 5,76,000, ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, इसमें से जो टैक्स पेड है वो माइनस करेंगे, ये आ गया 5,49,000, ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद ये एडलेस करेंगे, नेगेटिव आ रहा है कितना 7,65,000, देख लेगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
फिर ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 16,000, ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये एडलेस करने के बाद ये सब एडलेस करेंगे ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, तो ये नेगेटिव आ रहा है 2 लाख, तो ये कहलाता है नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर। फिर अपन यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 7 लाख, 2 लाख नेगेटिव है 7 लाख है तो कितना बचा 5 लाख। ये क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 लाख। समझ में आई बात? ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट।